हेलो कंपटीटर्स। आज से हम लोग फिर से ज्योग्राफिकल थॉट जो है, भौगोलिक चिंतन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले जितना मैंने डिस्कस किया वो स्टेट के बारे में था, वो स्टेट के सिलेबस से था। अब जो भी मैं बताऊंगा वो स्टेट में भी आ सकता है, लेकिन ये नेट के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग उठाएंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीक स्कॉलर्स, यूनानी विद्वान का भूगोल में क्या योगदान रहा, उनके बारे में हम लोग आज से पढ़ेंगे एक तरफ से। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग एक लिस्ट बना लिए हैं। ये टोटल ग्रीक स्कॉलर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में अक्सर जो है क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, कि कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। 4 या 5 नाम दे देते हैं, फिर उनको सजाना पड़ता है। और ये 2021 या 19 के पेपर में नेट में, यूजीसी नेट में आया भी है, तो आप इनको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए ये टोटल मेन 11 ग्रीक स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में अभी से पढ़ना है। तो सबसे पहले आए थे होमर साहब, 750 to 700 BC में आए थे, ठीक है। उसके बाद आए थेल्स ऑफ मिलेटस, जिसने थेल्स थ्योरम दिया है। उसके बाद एनेक्सीमेंडेर आए, उसके बाद हेकाटियस ने योगदान दिया। उसके बाद हेरोडोटस, जिन्हें आप इतिहास का फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। प्लेटो, अरस्तु के गुरु, और एरिस्टोटल तो हो ही गया, और इरेटोस्थीनिस के बारे में तो आप पढ़े ही हैं। उसके बाद ये 3 और आए, पोलिबियस, हिपार्चस, पोसिडोनियस। तो ये 11 जो है वो ग्रीक स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनका योगदान जो है, जिनका कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी के फील्ड में अच्छा खासा रहा। अच्छा खासा क्या, बहुत ज़्यादा रहा। और इसी पीरियड को हम लोग ज्योग्राफी का क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं और गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं इनके समय को। तो सबसे पहले है होमर। होमर कौन थे भाई? तो होमर एक पोएट थे। इन्होंने 2 पोएम लिखा था, एक इलियाड, दूसरा ओडिसी, ठीक है। ये ओडिसी और इलियाड जो ये ट्रोजन वार के बारे में था। इसी ट्रोजन वार पे एक सिनेमा आ रही है, एक मूवी आ रही है हॉलीवुड की, इसी साल 2026 में आएगी। काफ़ी फेमस डायरेक्टर ये मूवी बना रहे हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलान। उसमें स्पाइडरमैन वाला हीरो भी है और एक्ट्रेस भी है, ठीक है। तो आप वो सिनेमा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, आपको ये ट्रोजन वार की कहानी समझ में आ जाएगी। दरअसल हुआ क्या था, ये ट्रोजन वार जो ये 2 देश के बीच हुआ था उस समय का, एकियंस और सिटी ऑफ ट्रॉय। एकियंस ग्रीक को कहा जाता था, तो यही दोनों के बीच ट्रोजन वार हुआ था। और ये दोनों पोएम जो है ये क्या डिस्क्राइब, वही ट्रोजन वार के बारे में ही लिखा हुआ है, पूरा पोएम के रूप में पूरा कहानी लिखा हुआ है। तो ये एकियंस मतलब ग्रीक और सिटी ऑफ ट्रॉय के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ट्रॉय का जो पेरिस था, जो प्रिंस था, वो स्पार्टन के राजा की रानी हेलन को किडनैप करके ले आया। बहुत सुंदर थी, तो उसी में जो है ये लड़ाई छिड़ गया। तो उसी के बारे में ये कहानी है और ज़्यादा आपको पता चल ही जाएगा। और ट्रोजन वार, इस ट्रोजन वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर भी है, एक वायरस है जो आपके डेटा को चोरी कर लेता है कंप्यूटर में, ठीक है। वो दिखाता ये है कि हम इलीगल नहीं हैं, लीगल हैं, हम बहुत वैलिड हैं, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में आके गलती से इंस्टॉल अगर हो जाता है तो आपके डेटा को ये चोरी करने का काम करता है। आपके स्क्रीन पे ट्रोजन वार भी दिख रहा होगा और एक ट्रोजन हॉर्स भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स एक और दिख रहा होगा ट्रोजन वार वाला, ठीक है। और नीचे दिख रहा होगा ट्रोजन मालवेयर, ट्रोजन एंटीवायरस, सॉरी ट्रोजन वायरस। तो वो जो घोड़ा जो दिख रहा है, तो इस कहानी में क्या था, एक शॉर्ट वे में मैं बता देता हूँ कि जब ग्रीक के सैनिक हारने लगे तो इन्होंने एक दिमाग लगाया। ये जो ओडिसी जिस पे ये पोएम लिखा हुआ है ना, यही बहुत दिमाग वाले थे। इसी ने एक घोड़ा बनाया, काठ का घोड़ा, तख्ता का घोड़ा, और इसे भेज दिया कहाँ? पेरिस ऑफ ट्रॉय के पास। तो उसे लगा कि ये
ग्रीक वालों ने गिफ्ट भेजा है, तो उन्होंने इसे अपने किले के अंदर आने दिया। किले के अंदर ये चला गया, और ये जो काठ का जो बना हुआ था घोड़ा, इसके अंदर बहुत सारे सैनिक भरे पड़े हुए थे। जैसे ही रात हुई, काठ के घोड़े से बाहर आ गए सारे सैनिक और पूरे किला पे कब्जा कर लिया, कत्लेआम मचा दिया और जीत हो गई। ठीक है, तो उसी पे ये मूवी भी बन रही है, आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये उसी के टाइम का ये जिक्र होमर ने किया है। तो उस टाइम के बारे में, अब ट्रोजन वार के बारे में लिख रहा है, तो उस समय और क्या क्या समुद्र था, कैसा उस समय का कल्चर था, क्या उस समय का थिंकिंग था, कैसा लैंडस्केप था, वो सब भी पोयम में बातों बातों में लिखा ही होगा। तो उससे काफ़ी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तब देखते हैं कि ज्योग्राफी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो वो उनका मानना था कि अर्थ कैसा है, सर्कुलर और फ्लैट है, मतलब प्लेन ही है। अभी हम लोग क्या मानते हैं कि इस तरह का स्फेरिकल है, कैसा है अभी अर्थ, राउंड फॉर्म में है, मतलब ऐसे गोलाकार है और पूरा गोल पिंड जैसा है। लेकिन उनका मानना था कि सर्कुलर तो है लेकिन फ्लैट है, प्लेन है, एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाएगा। और कहा था कि ये जो सर्कुलर फ्लैट अर्थ है ये सराउंडेड है, मतलब लैंड के बारे में कहा था कि सराउंडेड फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, और कहा कि उसके चारों तरफ से ओशियन रिवर जो है वो है, मतलब बीच में एक छोटा सा जहाँ उनका घर था, जहाँ वो रहते थे, बस उन्हीं को वो सारा दुनिया मान लिया कि बस इतना ही दुनिया है। ठीक है, तो वो हो गया कि वो लैंड पार्ट हो गया और उसके चारों ओर ओशियन वाटर, उनका ऐसा मानना था। स्काई के बारे में उन्होंने कहा सॉलिड कॉन्केव सरफेस टॉल पिलर। ऊपर अब आसमान देखे तो उनको उस समय लगा कि आसमान भी एक सॉलिड कॉन्केव चीज़ है, क्योंकि जब आप भी देखेंगे तो आसमान कैसा लगेगा, आसमान आपको लगेगा कि ऐसे इधर से उठा है और इधर जाके ऐसे नीचे चला गया है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कॉन्केव है। ठीक है, कॉन्केव एक सॉलिड सरफेस है जो कि किसी पिलर पे टिका हुआ है। इसका के बारे में इनका ये बिलीफ था। उसके बाद सन के बारे में इनका क्या बिलीफ था कि ये रोज आउट ओशियन स्ट्रीम एंड सेंड डेली, कि वो जो बताया कि लैंड के चारों ओर जो ओशियन रिवर था, ओशियन वाटर था, उसी पानी से रोज़ जो है सूरज निकलता है और शाम में डूब जाता है, और फिर उसी से रोज़ निकलता है उसी में डूब जाता है। तो ये सन के बारे में था। ठीक है, और इनका क्या ज्योग्राफी के बारे में कहना हुआ, तो ये दो चीज़ से क्या पता चला हम लोग को, ये तीन बातों से ये पता चला कि उस समय लोग अर्थ के बारे में क्या सोचते थे, स्काई के बारे में, सन के बारे में क्या सोचते थे। ये उनकी पोएम से बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चली कि उस समय लोग क्या सोचते थे। और उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ किया था, विंड के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया था। और उन्होंने विंड को 4 टाइप में बोला। एक को पहला टाइप हो गया बोर्स, क्या हो गया, बोर्स, जो हो गया नॉर्थ विंड, मतलब उत्तर से आने वाली हवा को उन्होंने बोर्स कहा, और कहा कि ये काफ़ी ठंडी थी और क्लियर इसका है, साफ आसमान। ठीक है, दूसरा टाइप उन्होंने विंड का बताया यूरस, और ये कहा कि ईस्ट के तरफ से, पूरब की ओर से आने वाली हवा को उन्होंने यूरस कहा, और कहा कि ये थोड़ा गर्म और काफ़ी जेंटल, मतलब ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप को उन्होंने कहा नोटस, जो साउथ विंड के बारे में उन्होंने कहा कि दक्षिण की ओर से आने वाली हवा को उन्होंने नोटस कहा, जो जिसको कि उन्होंने कहा कि ये इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म, पोएम में लिखा होगा कि तूफान का संकेत लेके आ रही है दक्षिण हवा, इसी तरह का, तो उसको उन्होंने कहा नोटस। लास्ट टाइप था जिफ्रस, क्या था, जिफ्रस, जिसको उन्होंने वेस्ट विंड कहा, मतलब पश्चिम की तरफ से आने वाली हवा को उन्होंने जिफायरस कहा। और उस समय यूरोप या एशिया क्या है, किधर है, कहाँ है, नहीं है, इन सब टर्म से वो वाकिफ़ नहीं थे। ठीक है, तो इतनी ही दुनिया थी उस समय हमर के हिसाब से। तो हमर सर के बारे में पढ़ ली। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे थेल्स सर के बारे में। ठीक है, तो हमर के बारे में जान गए, तो चलिए इसको नोट डाउन। अब है थेल्स ऑफ मिलेटस। इन्हें आप थेल्स थ्योरम के कारण भी जानते होंगे, क्लास 10 तक में आप पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। तो थेल्स थ्योरम इन्होंने ही दिया था। तो ये फर्स्ट ग्रीक स्कॉलर थे हु ओरिजिनेटेड सेवरल बेसिक थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बहुत सारा थ्योरम जो है देने वाले ये पहले ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने ज्योमेट्री के बारे में कुछ थ्योरम्स दिया या उसके बारे में बातें की। तो एक तो थेल्स थ्योरम इन्होंने दिया था, और क्या दिया था,
प्रूव्ड अ सर्किल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, और इन्होंने अपने समय में ही ये प्रूव भी कर दिया था कि एक सर्किल जो है वो अगर ये सर्किल है तो वो दो बराबर भाग में डायमीटर के कारण कटता है। मतलब एक डायमीटर जो है वो एक सर्किल को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, ये इन्होंने प्रूव कर दिया था। और भी कई सारी चीज़ें इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में, ज्योमेट्री के फील्ड में दिया था, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब है इन्हें फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। अब इनका मैथमेटिक्स के फील्ड में वो काफ़ी योगदान था, और सर्किल को इन्होंने प्रूव किया था कि डायमीटर जो है दो बराबर भाग में बांटता है, और भी बहुत सारा चीज़ था। तो इसके कारण इन्होंने जो काम किया तो इनका मैथ्स जो है वो ज्योग्राफी के काम आ गया, तो इन्हें फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, अर्थ के बारे में, अर्थ सर्कुलर है तो काफ़ी रिलेटेड चीज़ था, तो इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं। और कुछ कारण और भी हैं, जैसे कि इन्होंने जो कुछ प्रिंसिपल दिया, थ्योरम दिया, उसके बूते क्या हुआ, उसके बलबूते उन्होंने मेजर किया। क्या मेजर किया? डिस्टेंस ऑफ शिप्स एट सी। समुद्र में कहीं शिप है तो वो कितना हमसे अभी कितना डिस्टेंस पे है, ये मेजरमेंट भी करने का इन्होंने काम शुरू कर दिया था। और पिरामिड तो आप लोग जानते ही होंगे, उसका हाइट भी कैलकुलेट करने का, निकालने का इन्होंने सिस्टम बना लिया था। तो इसलिए भी इन्हें जो है मैथमेटिकल ज्योग्राफर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। और क्या सजेस्ट किया था? अब इन्होंने सजेस्ट किया था कि नेचुरल प्रोसेस से ही अर्थ का जो शेप है वो पॉसिबल हुआ है, ना कि गॉड के कारण। मतलब तब तक गॉड को मानने वालों का था कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, तो इन्होंने कहा कि भगवान ने नहीं, नेचुरल प्रोसेस ने इस अर्थ को बनाया है। उसके बाद इन्होंने थ्योराइज्ड किया। क्या थ्योराइज्ड किया? मतलब एक थ्योरी दिया, एक हाइपोथेसिस दिया और प्रूव किया कि अर्थ जो है एक फ्लैट डिस्क है जो कि वाटर पे फ्लोट कर रहा है। मतलब वाटर पे एक फ्लैट डिस्क जो तैर रहा है वही अर्थ है। और इसलिए इन्होंने अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में बोला, क्योंकि अब पानी के ऊपर तैर रहा है फ्लैट डिस्क, मतलब अर्थ, तो पानी तो इनस्टेबल है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसी के कारण जो है भूकंप आता है। देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात का। ठीक है, उसके बाद देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने आपने पढ़ा होगा विंटर सोलिस्टिस और ये समर सोलिस्टिस 22 जून 25 दिसंबर, तो वो भी उन्होंने उस टाइम ही पता कर लिया था। और क्या इस्टेब्लिश किया था? 36 5 डे ईयर, कि 365 दिन का एक साल होगा, उन्होंने उस टाइम ही ये काम कर लिया था। और अर्थ को दो क्लाइमेटिक जोन में इन्होंने डिवाइड किया था, पहला टॉरिड जोन, दूसरा फ्रिजिड जोन। इक्वेटर के आसपास जो रीजन था जहाँ लोग रह रहे होंगे उनको कहा टॉरिड जोन, और जहाँ उन्होंने देखा हो कि पूरा बर्फीला एरिया है जहाँ लोग नहीं रह सकते हैं तो उनको इन्होंने कह दिया फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो इतना है थेल्सर के बारे में। तो आपको मेनली इसमें याद रखने वाली बातें हैं कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी में किनका कंट्रीब्यूशन जो है रहा था, तो वो थेल्स, या फिर फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी किनको कहा जाता है, या फिर हु इस्टेब्लिश्ड मैथमेटिकल अप्रोच इन ज्योग्राफी, थेल्सर को लिखाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ शिप्स या पिरामिड्स का हाइट को सबसे पहली बार किसने कैलकुलेट किया था, तो थेल्स में मारिएगा ऑप्शन। ठीक है, और फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग इन वाटर, इसका कॉन्सेप्ट जो किसने दिया था, तो थेल्स सर ने दिया था। 365 डे ईयर किसने इस्टेब्लिश कर लिया था, तो थेल्स सर ने किया था। ठीक है, तो बस इतनी ही बातें आपको इसमें याद रखनी, ज़्यादा नहीं, एग्ज़ाम के व्यू से इतनी ही बातें काफ़ी है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट के एनाक्सीमेंडर और हेकाटियस सर के बारे में नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।